तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम लोग कैसे व्यंजनों को स्वरहित किया जाता है समझ रहे हैं, तो इसी क्रम में तीसरा जो हमारा एक रॉ वर्ण का प्रयोग होता है, तो रॉ वर्ण का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं इसे समझेंगे हम लोग। यदि रॉ लिखा हो, यदि रॉ इस रूप में लिखा हो तो रॉ पूरा माना जाता है, यानी इसके साथ स्वर जुड़ा होता है। और यदि रॉ का प्रयोग किसी खड़ी पाई के नीचे हुआ हो, यदि इस रॉ का प्रयोग किसी खड़ी पाई के नीचे हुआ हो तो वहाँ पर रॉ पूरा माना जाएगा, वहाँ भी रॉ पूरा माना जाता है, यानी वह स्वर सहित होता है। जैसे कि यहाँ प्रकाश के अंदर स्वर का रॉ का प्रयोग हुआ है, तो इसको अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का वर्ण विन्यास करिए, तो आप प करेंगे और यहाँ प आधा माना जाएगा। ठीक है, प आधा माना जाएगा, प में अ नहीं है क्योंकि इसमें रॉ लगा हुआ है, तो प आधा है ऑलरेडी। ठीक, तो इसमें हम करेंगे अगला रॉ जो है पूरा माना जाएगा, ना कि प। तो इसको करेंगे हम, तो यहाँ निकलेगा अ। रॉ को पूरा माना जाएगा क्योंकि इसको स्वर सहित माना जाता है, स्वर रहित नहीं। उसके बाद हमें करेंगे क और साथ में है आ, और उसके बाद है हमारा प्लस करेंगे, फिर हम इसे करेंगे सौ और फिर ओ। इस तरीके से हमारा प्रकाश का वर्ण विन्यास होगा। यानी कि यदि किसी खड़ी पाई के नीचे से रॉ का प्रयोग होता है तो उसे स्वर सहित माना जाता है, यानी कि पूरा माना जाता है उसे। अगला नियम है रॉ का अगला नियम, यदि रॉ का प्रयोग किसी गोल वर्ण के साथ हुआ हो तो रॉ पूरा माना जाता है। यहाँ भी रॉ पूरा माना जाता है, यहाँ भी हम रॉ को पूरा मानेंगे। जैसे कि हमने यहाँ प्रयोग किया है ट्रक में हमने रॉ का प्रयोग किया है, तो हमने पिछली क्लास में भी समझा था इसे। जैसे कि ये हलंत होता है और ये रॉ होता है, तो इस रॉ को भी पूरा माना जाएगा। इसमें टॉ आधा है, टॉ ऑलरेडी आधा हो गया क्योंकि इसमें हलंत का प्रयोग हुआ है। गोल वर्णों को अगर स्वर रहित करना है तो हलंत का प्रयोग करते हैं, और ये रॉ पूरा माना जाता है। तो वैसे ही जो है इसको हम गोल वर्ण के साथ यदि प्रयोग करना हो तो रॉ को किस तरीके से नीचे से लिखते हैं और रॉ पूरा माना जाता है। यहाँ पर भी रॉ क्या होता है, स्वर सहित होता है। अगला जो है जो नियम है रॉ का प्रयोग करने का, रॉ का प्रयोग यदि किसी वर्ण किसी शब्द में ऊपर हो, यदि रॉ का प्रयोग किसी शब्द के ऊपर हो तो इस कंडीशन में रॉ आधा माना जाता है, यानी स्वर रहित माना जाता है। जैसे यहाँ पर्व है, पर्व में हमने रॉ का प्रयोग किया है तो ये रॉ आधा माना जाएगा। जैसे कि आप इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो प धन औ, इससे निकालेंगे औ। उसके बाद रॉ है, अब इसको रॉ लिखेंगे और ये इसमें अ नहीं है, कोई अ नहीं है, सीधे लिखेंगे, इसमें अ नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर सीधे हम व करेंगे और उसके बाद हम अ कर देंगे। बस ये हो जाएगा हमारा क्या, वर्ण विन्यास किसका, पर्व का। अब यहाँ पर्व में देखिए हमने रॉ के बाद अ नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि इसमें अ नहीं है, ये पहले से क्या है, आधा है, तो इसमें कोई अ नहीं है। ठीक, तो ये इस तरीके से जो है चार प्रकार से हम लोग रॉ का प्रयोग करते हैं। और रॉ वर्ण जो है ये एग्जाम में आते हैं कि रॉ वर्ण हमारा लुंठित कहलाता है, इसे रेफ वर्ण भी कहते हैं, और साथ में इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। इसे हम प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, प्रकंपित व्यंजन भी कहेंगे, या लुंठित व्यंजन या रेफ वर्ण भी कहते हैं। और रॉ जो होता है अगर हम देखें उच्चारण के आधार पर जैसे हमारा घोष या कंपन के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है या वर्णों का वर्गीकरण होता है, तो उसमें घोष और कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। स का अर्थ होता है साथ में और अ का अर्थ नहीं, यानी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में घोष का अर्थ होता है कंपन, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन होती है वे सघोष होंगे,
और जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होती है वो अघोष होंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो र हमारा सघोष वर्ण है, क्योंकि हमारे जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन हमारे सघोष माने जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। और साथ में सभी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन से हमारा इसमें 100 के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन का ह होता है, और बाकी ऊष्म व्यंजन के अन्य जो व्यंजन होते हैं जैसे मूर्धन्य स, तालव्य स और दंत स, ये आते हैं हमारे किसमें अघोष में। और यहाँ से केवल एक ह आता है हमारा सघोष के अंतर्गत। तो इस तरीके से जो है र को हम सघोष मानते हैं, और साथ में र को हम अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि अगर हम देखें कि वायु प्राण के आधार पर, यानी मुंह से हवा निकलने वाली हवा के आधार पर अगर हम प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। एक है हमारा अल्प प्राण और दूसरा होता है हमारा महाप्राण। ये दो हमारे व्यंजन के वर्गीकरण है प्राणवायु प्राण के आधार पर। तो इसमें जो है अल्प प्राण में जिनमें प्राणवायु कम लगती है और जिनमें ज़्यादा लगती है, ऐसे व्यंजनों को महाप्राण कहा जाता है। तो र को हम मानते हैं महाप्राण। र जो व्यंजन है हमारा वो है महाप्राण, उसे कहेंगे हम र हमारा अल्प प्राण है। र हमारा अल्प प्राण में आता है। और जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वे सारे के सारे अल्प प्राण में आ जाते हैं। अल्प प्राण में जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण होता है। और प्लस हमारे सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी आ जाएंगे यहाँ अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में। और प्लस हमारे जितने भी स्वर हैं, 11 स्वर होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। बाकी महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, साथ में हमारे सभी ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।